Okay, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन द लास्ट रिकॉर्डिंग। मैंने आपको पुश बैक का बता दिया, मैंने आपको इम्प्लेस अंडरस्कोर बैक का मैंने आपको मेथड बताया। ये दोनों इंसर्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने आपको साइज का मेथड बताया, कैपेसिटी का हमने जिसको रिवाइज किया, और एम्प्टी का मेथड, और फ्रंट और बैक तो मैंने आपको ऐसे मेथड्स बताए जिनकी मदद से आप डेटा को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, उसी कोड के अंदर मैं आपको यहाँ पर पॉप बैक जो है वो शो करना चाहता हूँ कि हाउ डज पॉप बैक वर्क, और मैं इसको आपको डिस्प्ले करने के लिए 3 टाइम्स कॉल करूंगा तो होपफुली आपको जो है समझ आ जाएगी। पॉप बैक जो है सिंपली आपके पास वेक्टर के आखिर में मौजूद एक वैल्यू को डिलीट करेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, मैंने एक दफ़ा पॉप बैक कॉल किया और उसके बाद यहाँ पर मैं उसके वेक्टर डिस्प्ले वेक्टर कॉल करता हूँ ताकि हमें पता चले कि क्या इफेक्ट पड़ेगा पॉप बैक को कॉल करने पर। लेट मी कॉल इट सेकंड टाइम एंड वन मोर टाइम थर्ड टाइम। ठीक है, एक 3 दफा हमने यहाँ पे पॉप बैक, हम आखिरी 3 एलिमेंट्स को डिलीट कर रहे हैं पॉप बैक को कॉल करते हुए। अच्छा, इसके अलावा मेरे ख्याल से इट विल बी अ गुड आइडिया टू इंक्लूड आवर फॉर लूप इनसाइड दिस एम्प्टी मेथड एज वेल, ताकि हम कंटेंट्स तभी डिस्प्ले करें जब आपके पास कुछ शो करने को हो। और थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं। मैं ऐसे कर लेता हूँ कि यहाँ पे डाल देता हूँ वेक्टर कंटेंट्स, और इसके बाद हमारा ये लूप रन हो जाएगा जो हमारे तमाम वेक्टर के कंटेंट्स को डिस्प्ले कर देगा। ये दो स्टेटमेंट्स लूप से बाहर हैं जो फ्रंट और बैक की मदद से वेक्टर का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो है डिस्प्ले करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैंने 3 टाइम्स जो है पॉप बैक कॉल किया है। कीप इन माइंड हमने जो लास्ट टाइम जो किया था वही हमारे पास वैल्यूज इंसर्टेड हैं। और लेट मी रन दिस कोड वंस अगेन। और पॉप बैक से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको डिस्प्ले करने के लिए, डिस्टिंक्ट करने के लिए आउटपुट को यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज दे देते हैं कि इसके बाद जो आउटपुट है दैट इज रिलेटेड टू पॉप बैक्स। ओके, नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। अगर होपफुली इसमें कोई एरर ना हो इंशाल्लाह तो आपका आउटपुट नजर आएगा। और पॉपबैक्स के केस में क्या हो रहा है मैं जल्दी से आपको ऊपर से यहाँ से स्क्रॉल करवा दूं। लास्ट में हमने पुश बैक और रिप्लेस बैक को यूज करते हुए अपने वेक्टर्स के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट किया था। ठीक है, आप ये देखते हैं, आप आते आते आपके यहाँ पर जहाँ पहला पॉप बैक नजर आए उससे पहले जो है आपके वेक्टर की इस जगह पर देखिए 1 2 3 4 5 6 आपको नजर आ रहा है। देखिए आपके पास 6 वैल्यूज इस वेक्टर के अंदर इंसर्टेड हैं। ठीक है, वेक्ट वन, इस पहले पॉप बैक के कॉल करने से पहले तो आपको साइज 6 नजर आ रहा है और कैपेसिटी ऊपर लिखी है 8। उसमें पहला एलिमेंट 786 है और लास्ट एलिमेंट 65 है। ठीक, जब मैंने पॉप बैक पहली बार कॉल किया तो उसने 65 को डिलीट करके साइज मेरा 6 से कम करके 5 कर दिया है, लेकिन कैपेसिटी चेंज नहीं की। यानी पॉप बैक के केस में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ कैपेसिटी चेंज नहीं हो रही, वो 8 ही रही है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू अब 786, मुझे फ्रंट ने 786 डिस्प्ले किया है और बैक अब मुझे 4 डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि पॉप बैक की वजह से 65 वाला एलिमेंट डिलीट हो गया। ठीक, वो ऑटोमेटिकली जो है वो न्यू वैल्यूज मेरे वेक्टर के अंदर जितनी भी मौजूद है वो साथ साथ आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही है। अच्छा, ये आपका पहला पॉप बैक था। इसी तरह सॉरी, आई वाज एक्सीडेंटली, मुझसे गलती से कंसोल क्लोज हो गया। अच्छा, अब देखिए वंस अगेन जी। उसके बाद देखिए आपके पास हमने सेकंड टाइम पॉप बैक किया। पहले साइज हमारा 6 से कम हो गया 5 हो गया। उसके बाद साइज 4 लेकिन कैपेसिटी 8 ही रही है। अब देखो यहाँ पर 4 का एलिमेंट डिलीट हो गया है पॉप बैक की वजह से और 786 1 2 3 के एलिमेंट्स आपको वेक्टर के अंदर नजर आ रहे हैं। जब आपने अगेन पॉप बैक का फंक्शन कॉल किया वेक्ट 1 के ऊपर तो आप ऑफ कोर्स लास्ट एलिमेंट 3 है, उसने 3 को डिलीट कर दिया तो 786 1 एंड 2। अब आपका फ्रंट ने 786 रिटर्न किया है और बैक ने 2 रिटर्न किया है। साइज उसने फिर कम करके 3 कर दिया। देखें साइज 5 4 3, हर पॉप बैक पर साइज कम हो रहा है लेकिन कैपेसिटी वही 8 रह रही है। यहाँ भी कैपेसिटी 8 है, यहाँ भी कैपेसिटी 8 और यहाँ भी कैपेसिटी 8 है। तो ये दो मेथड्स जो हैं वो आपके पास यूज होते हैं किसी भी वेक्टर के अंदर वैल्यू को शुरू में आपने सॉरी एंड पे इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो। पुश बैक
is used for insertion, in-place back is used for insertion, and pop back is used for deletion, deleting the last value, ठीक है। और पॉप बैक आपने देखा कि वो साइज तो चेंज कर रहा है लेकिन कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट जो है वो नहीं डाल रहा। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको फंक्शन को टेम्पलेट में, मैंने आपको लास्ट क्लास में टेम्पलेट्स बनाना सिखाई थी, जल्दी से रिपीट कर दूं। आप किसी भी फंक्शन को टेम्पलेट में ट्रांसलेट करना तो आप रिजर्वर्ड टेम्पलेट लगाकर और उसके बाद फंक्शन टेम्पलेट्स में आपको थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पे रिवाइज कर दूं। यहाँ पे देखिए आपने रिजर्वर्ड दिया टेम्पलेट, उसके बाद जो है टाइप नेम, और यहाँ पे आपने लिख दिया अपना डेटा टाइप 1। फॉर एग्जांपल आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप इसको कोई भी डेटा टाइप के का आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली सी प्लस प्लस का कंपाइलर इस फंक्शन की टेम्पलेट को फिर जब जनरेट करेगा तो आपकी दी गई डेटा टाइप जो है वो डेटा टाइप 1 से रिप्लेस कर देगा। अगर आपने इंटीजर दिया है तो इंटीजर को डेटा टाइप 1 से रिप्लेस कर देगा। अगर आपने स्ट्रिंग दिया है तो स्ट्रिंग को, अगर फ्लोट दिया है तो फ्लोट को, सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने एक टाइप यूज की थी, इस दफा मैं 2 यूज कर लेता हूँ। लेट मी यूज ओवर टाइप नेम ओवर हियर। हाँ, यहाँ पे ये भी बताता जाऊँ कि यहाँ पे बाज लोग क्लास का वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन टाइप नेम जो है वो जरा ज्यादा अच्छा डिस्क्रिप्टिव और मीनिंगफुल वर्ड है। क्लास जो है एक खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज किया जाता है, तो वो जब वक्त आएगी इंशाल्लाह तो उस पर भी हम बात करेंगे। डेटा टाइप 2 फॉर एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पे पास कर दी, और इस दफ़ा मैं कहता हूँ कि वेक्टर जो आ रहा है उसकी टाइप इंटीजर के बजाय मैं अपनी जेनेरिक टाइप रख रहा हूँ डेटा टाइप 1। और मेरा, मैं अब इसको किसी भी टाइप ऑफ वेक्टर जो है वेक्टर जो है मैं इसको पास कर सकता हूँ, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, लॉन्ग हो, कैरेक्टर हो या स्ट्रिंग हो। इसी तरह यहाँ पे ये इस स्ट्रिंग की जगह यहाँ पर मैंने जो सेकंड पैरामीटर है उसके लिए यूज कर ली डेटा टाइप 2, और फर्स्ट वन के लिए यूज कर लिए मैंने डेटा टाइप 1, ठीक है। इसको आप अपने कोड के यहाँ पे ऑटो में भी, यहाँ भी आप डेटा टाइप 1 यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो वेक्टर आ रहा है वो आपको डेटा टाइप 1 की टाइप का रहा है, या आप ऑटो लिख कर जो आपको, जो कोडिंग स्टाइल आपको प्रेफर करना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो हमने बात कर ली पुश बैक के ऊपर, पॉप बैक के ऊपर और इम्प्लेस बैक के ऊपर। लेट मी क्रिएट वन मोर वेक्टर ओवर हियर। वेक्टर क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि रिजर्व्ड वेक्टर फॉलोड बाय डेटा टाइप। लेट्स क्रिएट अ वेक्टर ऑफ टाइप स्ट्रिंग दिस टाइप, और लेट्स कॉल इट वेक2, ठीक। और वेक2 में मैं इस दफा वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ पुश बैक के मेथड को यूज करते हुए, और इसमें मैं अपनी पहली स्ट्रिंग यहाँ पर डाल रहा हूँ। क्या हमारी पहली स्ट्रिंग, लेट्स सपोज लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रिंग ऑफ टेबल। अच्छा, मुझे इसमें बग ये है हमारे पास कि हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस डाली हुई थी, तो वो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया एंगुलर ब्रैकेट से। ओके, नाउ आई हैव क्रिएटेड अ स्ट्रिंग वेक्टर, और लेट मी पुश अ कपल ऑफ वैल्यूज ओवर हियर, और उसके बाद हम इसको, इसके बाद जो है इसके ऊपर हम इस मेथड को कॉल करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि देखिए पहली लिस्ट है, फर्स्ट टाइम हम इंटीजर के लिए कॉल कर रहे हैं, तो इस दफ़ा जो हम उसको स्ट्रिंग के लिए कॉल कर रहे हैं। और लेट मी इंसर्ट अ कपल ऑफ मोर स्ट्रिंग्स इन दिस, ताकि हमें साइज और कैपेसिटी भी पता चले कि वो किस तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है। टेबल के बाद लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रिंग इंसर्ट कर दी, बुक्स की एक स्ट्रिंग मैंने इंसर्ट कर दी यहाँ पर, लेट मी कॉल इट पेजेस, ठीक। और इनफैक्ट वन मोर कर लें, दो दो और कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम कोई आइटम्स की यहाँ पर लिस्ट बना रहे हैं, लेट्स कॉल इट बैग्स, और एक और यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट शूज, ठीक है। लेट मी रन दिस अगेन और लेट्स सी द आउटपुट। आप देख रहे हो कि एक ही फंक्शन टेम्पलेट की वजह से हम आखिर में जो है उसके अंदर हमको जो है इंसर्ट कर सके अपने स्ट्रिंग्स। अच्छा, मुझे इसको बिल्ड करने दें दोबारा। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर अब बिल्ड करने से पहले यहाँ पर मैंने डिस्प्ले वेक्टर को वेक1 के बजाय वेक2 पास कर दिया। वेक1 जो है वो मेरा इंटीजर वैल्यूज ले रहा था, और वेक2 जो है वो मेरी स्ट्रिंग वैल्यूज ले रहा है। ओके, लेट मी शो यू द आउटपुट। अब आपको ऑफ कोर्स समझ आ गया होगा कि पुशबैक जो है
वो एक-एक एलिमेंट इंसर्ट करके उसका साइज़ साथ-साथ इंक्रीज़ कर रहा है। अब ये आखिर में देखिए हम यहाँ पर जो है हाँ, एक और चीज़ भी कर लें फॉर एक्यूरेसी कि हमें वेक्टर का नाम प्रॉपर नज़र आए ताकि हम वेक1 के बजाय वेक2 उसमें डिस्प्ले करें। उसको भी चेंज मैं जल्दी से कर लूँ। अच्छा जी, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ वन्स अगेन ताकि हमें प्रॉपर आउटपुट के साथ नाम भी जो है वेक2 के केस में वेक्टर 2 अब आप देखिए आखिरी की जो आउटपुट्स हैं, वो आपके पास वेक2 के हवाले से हैं। मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम इन कर लूँ ताकि आपको वेक्टर के कंटेंट्स भी प्रॉपर्ली नज़र आ जाएँ। अब यहाँ पर देखें यहाँ पे आपका यहाँ से वेक2 का आउटपुट स्टार्ट हो रहा है। हमने सबसे पहले टेबल इंसर्ट किया, उसी तरह आपका साइज़ और कैपेसिटी बढ़ी। आपके फ्रंट बैक उसके एक एलिमेंट है, दोनों टेबल रिटर्न कर रहा है। उसके बाद हमने बुक्स इंसर्ट किया था, तो आप देखें अब आपका जो वेक्टर के कंटेंट्स हैं इस लाइन में टेबल एंड बुक्स, पहली स्ट्रिंग टेबल है, दूसरी स्ट्रिंग उसके अंदर बुक्स है और फ्रंट पे टेबल पड़ा हुआ है और बैक पे बुक्स पड़ा हुआ है। फिर हमने जब एक और उसके ऊपर पुश बैक किया तो उसने साइज 3 कैपेसिटी 4 वही वाले रूल्स फॉलो कर रहा है। टेबल, बुक्स, पेजेस, अब आप देखें उसके फ्रंट पे टेबल आ गया और बैक पे पेजेस आ गया और वो मेथड्स इसी तरीके से फ्रंट और बैक के साथ-साथ काम कर रहे हैं। हमने बैग्स इंसर्ट किया, तब आप देखें साइज 4 है और आपके पास कैपेसिटी भी 4 है। टेबल्स, बुक्स, पेजेस एंड बैग्स। फ्रंट पे टेबल है, बैक पर आपके पास बैग्स पड़ा हुआ है और आखिर में जब आपने शूज़ इंसर्ट किया तो फ्रंट पे टेबल आ गया और बैक पे शूज़ हो गया। साइज़ आपका 5 हो गया और कैपेसिटी आपकी 8 हो गई। तो फंक्शन टेम्पलेट्स को भी थोड़ा-सा हमने रिवाइज़ कर लिया और साथ-साथ हमने ये भी देख लिया कि इसके अंदर आप मुख्तलिफ तरह के वेक्टर्स की टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पुश बैक और रिप्लेस बैक इंसर्शन के लिए और पॉप बैक डिलीशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने इंसर्शन करनी हो किसी स्पेसिफिक लोकेशन में एक अरे के अंदर, बल्कि उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा रीसाइज़ के बता दूँ। आपके पास एक मेथड और भी होता है जिसको रीसाइज़ कहा जाता है। लेट मी शो यू। अगर मैं रीसाइज़ करना चाहूँ लेट्स सपोज़ वेक्टर 1 को और मैं नया साइज़ इसका दे दूँ 23, तो उस केस में मेरे वेक्टर 1 पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? और साथ ही साथ हम उसके कंटेंट्स जो है और उसकी जो हमने ऊपर जो उसका एक छोटा-सा वो बनाया हुआ है कंटेंट्स वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए। रीसाइज़ करने के बाद हम दोबारा इसको कॉल करते हैं और इसके ऊपर लेट मी कॉल दिस वन बिफोर द स्ट्रिंग्स और वेक2 को भी हम रीसाइज़ करके देखते हैं और उसपे भी हम देखते हैं कि साथ-साथ आपके पास क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पर मैं एक छोटा-सा हेडिंग डाल दूँ ताकि मुझे पता चले कि यहाँ से मेरा रीसाइज़ का आउटपुट जो है वो प्रॉपर्ली नज़र आ रहा है। अच्छा, रीसाइज़ का मेथड क्या करेगा? आपको उसके नाम से पता चल गया। ये आपके वेक्टर के एक्जिस्टिंग साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा। जैसे अगर एक्जिस्टिंग साइज़ ऑफ कोर्स आपको नज़र आ रहा है मेरा वो जो है वो 23 से कम है। तो ये उसको इंक्रीज़ करके ऑटोमेटिकली 23 पे ले जाएगा और जो इसकी एडिशनल लोकेशंस हैं, उनको इनिशियलाइज़ कर देगा 0 से। इस बात को याद रखिएगा, ये बात समझना ज़रूरी है, ठीक है? इसी तरह मैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ वेक2 के ऊपर। वेक2 इसका साइज़ हमने देखें वेक1 का हमने साइज़ इंक्रीज़ किया अप टू 23। अच्छा, मैं इसी कोड को नीचे कॉपी करके वेक2 के लिए करता हूँ और मैं उसमें थोड़ा-सा इस दफ़ा साइज़ इंक्रीज़ करने के बजाय मैं उसको साइज़ डिक्रीज़ करूँगा। लेट मी कॉल इट मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इसका साइज़ डिक्रीज़ करके 2 करना चाहता हूँ और मैं इसको कॉल कर रहा हूँ वेक2 पर। तो मैं ये पैरामीटर्स चेंज कर दूँ ताकि हमें पता चल जाए कि किस तरीके से रीसाइज़ काम कर रहा है। चलिए, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, होपफुली कोई एरर इसमें इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ गया। लेट मी डिबग इट क्विकली। अच्छा जी, मैंने गलती से उसको मैं मेंबर फंक्शन बना दिया था वेक1 का। ये तो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो इससे पहले हमें वेक्टर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। लेट मी रन वन्स अगेन एंड होपफुली अ, अभी भी हमारे पास छोटा-सा एरर है, चलिए इसे भी जल्दी से रिमूव कर लेते हैं। अच्छा जी, कुछ सेमीकोलन्स मुझसे रह गए थे। दैट्स व्हाई एरर वाज़ बीइंग डिस्प्लेड। ओके, नाउ लेट्स सी द आउटपुट ओवर हियर। और रीसाइज़ को नीचे वाले रीसाइज़ से पहले मैं ऊपर वाला रीसाइज़ आपको शो करना चाहूँगा। वो यहाँ पर होपफुली आपको यहाँ पर ये विज़िबल हो गया। अब ये देखिए, आपके पास इससे पहले वेक्टर का साइज़ था 3 वेक1 आपको नज़र आ रहा है। हमने वेक1 पे रीसाइज़ कॉल किया विद द आर्गुमेंट ऑफ 23 तो उसने
साइज 3 से बढ़ा के 23 कर दिया और इस टाइम कैपेसिटी देखें आपकी 2 की पावर में नहीं बढ़ी। जब आपने रीसाइज कॉल किया है तो रीसाइज के केस में आपका कंपाइलर उतनी ही कैपेसिटी रखता है जितना आपने साइज दिया होता है। तो आप देखो यहाँ पे इसने साइज 23 किया है और इसने कैपेसिटी भी यहाँ पे क्या कर दी 23। और जो मेरे पास ओरिजिनल साइज था पहले 3 में मेरे पास वैल्यूज थी 7 786 1 एंड 2 और उसके बाद जितनी भी एडिशनल 20 लोकेशंस आई हैं वो सारी आपको नजर आ रही हैं, दे आर इनिशियलाइज्ड टू 0। अगर आप काउंट कर लें वीडियो को पॉज करके तो ये आपको तकरीबन 20 जीरोस इसके बाद नजर आ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह जब आप नीचे आए, अब मैंने आपको दूसरी एग्जांपल रीसाइज मैंने वेक्टर का साइज कम करके दिया था। ये देखिए वेक्टर 2 पर हमने उसके पास लास्ट टाइम उसकी साइज 5 था और कैपेसिटी 8 है। टेबल, बुक्स, पेजेस, बैग्स एंड शूज इसके अंदर स्टोर था। जब मैंने उसको रीसाइज किया 2 तो उसने साइज 2 कर दिया लेकिन इसने कैपेसिटी को चेंज नहीं किया, कैपेसिटी 8 ही रखी। जब आप साइज बढ़ाते हैं तो वो रीसाइज के थ्रू तो वो कैपेसिटी उतनी ही रखता है जितना आपने साइज दिया है, ठीक है। और जब आप साइज को कम करते हैं तो वो कैपेसिटी को नहीं छेड़ता। रीसाइज के साथ ये बात ज़हन में रखनी है, वो साइज को कम कर देता है लेकिन कैपेसिटी को इतना ही रखता है। इस केस में आप देखें साइज 2 हो गया और कैपेसिटी आपके पास 8 होगी। तो जब भी आप साइज कम करें और अगर आप मेमोरी स्पेस बचाना चाहते हैं तो आप वेक्टर के ऊपर एक फंक्शन कॉल करते हैं, उसको कहा जाता है श्रिंक टू फिट। वो ऑटोमेटिकली आपका साइज अगर कम हो रहा है तो वो कैपेसिटी को भी कम करके आपकी मेमोरी को वेस्ट होने से बचा देता है और उस आपके वेक्टर को श्रिंक कर देता है। और आप देखें जो टेबल और बुक्स के ऊपर वाली जो लोकेशंस हैं, पेजेस, बैग्स एंड शूज जो स्टोर था, वो इसने ट्रंकेट करनी, वो इसने ऑटोमेटिकली डिलीट करनी क्योंकि आपने अपना साइज जो है 5 से कम करके 2 कर दिया तो ऊपर की 3 लोकेशंस के डिलीट कर देता है। तो इस बात को ज़हन में रखना है कि रीसाइज से जब भी आप साइज कम करेंगे तो ये आपके ना सिर्फ वेक्टर के साइज को कम करेगा बल्कि उसमें ऊपर की पड़ी वैल्यूज को ऑफ कोर्स डिलीट कर देगा और ये आपकी कैपेसिटी को चेंज नहीं करेगा। और अगर आप रीसाइज के जरिए से साइज ज्यादा करेंगे तो ये साइज भी इंक्रीज करेगा और कैपेसिटी भी उतनी ही कर देगा जितना आपने साइज इंक्रीज किया, जैसे आपको ऊपर 23 के केस में नजर आया। अच्छा, रीसाइज का एक और वेरिएंट मैं आपको बताना चाहूंगा। लेट मी क्विकली कॉपी द कोड फ्रॉम अबव और इस दफा यहाँ पर मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ और इस दफ़ा मैं कहता हूँ कि आप इसका साइज़ जो है 2 से बढ़ाकर लेट्स सपोज़ 9 कर दें और आप साथ एक वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है अगर आप मैंने आपसे कहा उसे डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट किसी वैल्यू से खुद इनिशियलाइज़ करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ये आपकी दी हुई वैल्यू से इनिशियलाइज़ हो तो आप उसको इस तरीके से एज़ अ सेकंड आर्गुमेंट रीसाइज़ को आप वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक? इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, इसका आउटपुट आप देखिए कि आपके पास जो आखिरी स्ट्रिंग है उसका साइज 2 से अब हमने रीसाइज कर दिया है 9 पर। तो जो एडिशनल 7 लोकेशंस आई हैं उसमें आपके पास तमाम लोकेशंस पर डेटा स्ट्रक्चर्स ही नजर आएगा। लेट्स सी द आउटपुट। ये आप देखिए लास्ट आउटपुट आपको नजर आ रहा है कि वेक्टू का जब आपने यहाँ पे रीसाइज किया जो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आउटपुट फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे ये चेंज कर दूं। इस दफा हम रीसाइज कॉल कर रहे हैं 2 के लिए नहीं बल्कि रीसाइज कॉल कर रहे हैं 9 के लिए। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें जब आप रीसाइज कॉल करेंगे तो रीसाइज अब आप वंस अगेन इंशाल्लाह होपफुली आपको विजिबल होगा। अब आप देखिए जो लास्ट 2 हैं आपने रिसाइज किया 2 पे तो ये तो आपको लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखें आपने रिसाइज किया 9 पर तो टेबल और बुक्स के बाद जो एक्स्ट्रा 7 लोकेशंस पड़ी हैं, इसको अगर आप काउंट करें तो जो आपके पास एक्स्ट्रा लोकेशंस बनी है गोइंग ऑल द वे अप टू 9 तो ये आपके पास जो है तमाम की तमाम जो लोकेशंस वो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स की वैल्यू से रेडिली इनिशियलाइज्ड हैं और फ्रंट आपको टेबल रिटर्न कर रहा है और डेटा स्ट्रक्चर और जो बैक है वो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स रिटर्न कर रहा है जिसकी लास्ट वैल्यू पे स्टोर्ड है। अब आपके पास टू रैप इट अप 2 इनफैक्ट 3 और मेथड मैं चाहूँगा कि आज हम डिस्कस कर लें। वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड इंसर्ट। तो इंसर्ट जो है वो आपके पास किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर अगर आपने इंसर्शन करनी हो, ठीक? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको पहले चेंज कर दूँ और लेट्स सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बिगिनिंग में इंसर्ट करूँगा। तो बिगिनिंग में इंसर्ट करने के लिए मैं इंसर्ट मेथड को कैसे कॉल करता हूँ? लेट मी टाइप द कोड फॉर इट। अच्छा जी, मैंने ये कोड जो है यहाँ पे टाइप कर लिया है। अभी आप देखें मैंने इंसर्ट का मेथड कॉल कर रहा हूँ लाइन नंबर 65 के ऊपर और इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो आइटरेटर है। आइटरेटर मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में पीछे वाली रिकॉर्डिंग मैंने कवर किया था।
इसको इंसर्ट को आपने लोकेशन नहीं पास करनी, ये लोकेशंस पर काम नहीं करता, ये आइट्रेटर्स पर काम करता है। तो वेक डॉट बिगिन आपको आइट्रेटर रिटर्न करेगा टू द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द वेक्टर, और मैं कहता हूँ वहां पर जाकर आप 333 की वैल्यू को इंसर्ट करने, और साथ ही हम उस वेक्टर को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक, ये क्या करेगा, पहली लोकेशन को एम्प्टी करने के लिए ऑलरेडी जो जितनी भी वेक्टर्स में वैल्यूज मौजूद हैं वो उनको फॉरवर्ड आगे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, लेट मी शो इट टू यू। मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, और अगर आप देखें तो इसने ऑलरेडी जो जब इंसर्शन की, इंसर्शन भी याद रखें पुश बैक की तरह आपके लिए स्पेस क्रिएट करता है। इट्स अ डायनामिक अरे, वेक्टर इज अ डायनामिक अरे। तो इट डज नॉट, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कि वेक्टर आपका फुल है या नहीं है। हाँ, डिस्प्ले करते हुए आप एम्प्टी का चेक कर लें कि कहीं वेक्टर एम्प्टी तो नहीं है। अच्छा, जब यहाँ पर देखें, जब आपने कहा कि इंसर्ट कर दो 333 एट द बिगिनिंग, तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज थी वो उसने सारी की सारी आगे पुश कर दी, उनको आगे राइट पे उसने शिफ्ट कर दिया, स्वैप कर दिया। तो राइट पे शिफ्ट करने के बाद उसने पहली लोकेशन पे आपके पास 333 इंसर्ट किया। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी भी जगह पे इंसर्शन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली आइट्रेटर प्रोवाइड करना है कि किस जगह पर आप इंसर्शन करना चाहें। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेकंड लोकेशन पे इंसर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, मैं यही कोड जो है इसको मैं कॉपी करके दोबारा पेस्ट करता हूँ, और आपको सिंपली आइट्रेटर की जो है लोकेशन चेंज करनी होगी। मुझे यहाँ पे लिखना है कि इंसर्ट वैल्यू एट सेकंड लोकेशन। तो बिगिन तो आपको पता है आपको पहली लोकेशन दे देगा, और जिस तरह एरे के अंदर पॉइंटर्स मूव करते हैं इसी तरह वेक्टर्स भी मूव करते हैं। +1 आपको फर्स्ट लोकेशन दे देगा और +2 आपको सेकंड लोकेशन दे देगा। अगर सेकंड लोकेशन पे जाके फॉर एग्जांपल मैं इसे कहूँ कि 666 की वैल्यू इंसर्ट कर दो, ठीक है, या 777 की वैल्यू इंसर्ट कर दो। इस वैल्यू को जब आप इंसर्ट करते हैं, लेट मी शो यू द आउटपुट, और ये देखिए हमने हमारे इंसर्शन जो आप देख रहे हैं 777 सेकंड लोकेशन पे, वेक वन डॉट बिगिन मुझे आइटरेटर ये दे रहा था, ये बिगिन, ये वेक वन डॉट बिगिन +1, और ये वेक वन डॉट बिगिन +2, ये आपके पास 777 हो रहा है। ठीक है, अच्छा, लेट्स गेट बैक टू कोड। अच्छा, इसी तरह अगर मुझे इंसर्शन करनी है बिल्कुल अपने वेक्टर के लास्ट पर, ठीक, तो लास्ट लोकेशन के लिए देखिए ये कोड मैंने टाइप किया है, और वेक वन डॉट एंड मैंने आपको बताया था कि ये आइटरेटर की लास्ट जो जो आपके सॉरी जो वेक्टर है वहां पे जो लास्ट वैल्यू पड़ी है उसके बाद वाली मुझे जो है लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि उसके बाद वाली लोकेशन पर वैल्यू को इंसर्ट किया जाए, जहां आपका वेक्टर खत्म हो रहा है। ऑफ कोर्स जो है उसी जगह पर आपकी वो आप वेक्टर से बाहर निकलना है, तो इस बात का ख्याल करना है। तो लास्ट लोकेशन का मतलब ये है, देखिए अगर आपने लास्ट लोकेशन की बात करनी है तो उसके लिए प्रॉपर फंक्शन या पुश बैक है या इम्प्लेस बैक है। अगर आपने एग्जैक्टली लास्ट लोकेशन पे करनी है यानी लास्ट वाली वैल्यू को आगे स्वैप करना है, तो इस बात का ख्याल करना है कि आपने यहाँ पे वेक डॉट एंड -1 देना होगा। इस बात का थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। ठीक है, कि इस वाली लोकेशन, लेकिन अगर यहाँ पे आप वेक डॉट एंड दे दें तो आप वेक्टर से बाहर निकल जाएंगे। और वेक्टर के बाद आपने दर्शन करनी है तो उसके लिए आपके पास जो है वो तो पुश बैक है और रिप्लेस बैक है। वो आपके लिए प्रॉपरली पहले वेक्टर का साइज बढ़ाएंगे और फिर वहां जाके दर्शन करेंगे। तो वेक डॉट एंड -1 यानी लास्ट वाली वैल्यू को आगे स्वैप कर दो और फिर वहां पर जाकर एक वैल्यू इंसर्ट कर दो। ठीक है, मैं आपको इसका कोड यहाँ पे शो करता हूँ। इंसर्शन करने के लिए मैंने आपको बिगिनिंग में, मैंने बीच में कहीं एक लोकेशन पे, और इस दफा हमने बिल्कुल लास्ट पे जो है इंसर्शन किया है। तो ये आप देखें लास्ट में जो 0 पड़ा हुआ था ये पिछला वाला वेक्टर में आपको नजर आ रहा है, उसने उसको आगे शिफ्ट कर दिया और उस लास्ट लोकेशन के अंदर इसने यहाँ पे 999 को इंसर्ट कर दिया। ठीक है जी, ओके, लेट्स सी कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इरेज। आप इरेज का मेथड भी काम करता है। आप देखें इरेज भी आइटरेटर, इंसर्ट की तरह इरेज भी आइटरेटर काम करता है। मैंने उसके शुरू में एक वैल्यू डिलीट करने के लिए कोड लिखा है। आप देख रहे हो वेक वन डॉट इरेज, और उसको मैंने आइटरेटर पास किया टू द फर्स्ट लोकेशन। तो ये पहली पड़ी वैल्यू को डिलीट कर देगा और तमाम वैल्यूज को पीछे स्वैप कर देगा। अब आपको ये भी पता चल गया कि ऑफ कोर्स वेक्टर्स आर लाइक इरेज। तो इसके इंसर्ट और इरेज जो है मोस्ट कॉस्टली फंक्शंस हैं जिनका रन टाइम बिग ऑफ एन होगा, क्यों वर्ड्स केस में, क्योंकि ये एन ऑपरेशंस, एन शिफ्टिंग या एन स्वैपिंग करेंगे जैसे हमने अरेज के अंदर डिस्कस किया था। लेट मी शो यू द आउटपुट। अगर आप यहाँ पे लास्ट वन आप इसका आउटपुट देखिए तो
जी, ये आप देखें आपके पास जो पिछला वेक्टर है उसमें जो आपकी फर्स्ट वैल्यू 333 और इस दफ़ा मैंने जब इरेज़ कॉल किया एट फर्स्ट लोकेशन तो 333 को इसने रिमूव कर दिया। इसी तरह आप किसी भी मेथड के ऊपर आप इंसर्ट और इरेज़ कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर छोटी-सी असाइनमेंट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि अगर आपने मिडल पे वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो आप उसको कैसे करेंगे? मिडल को आप आइटरेटर्स की मदद से कैसे कैलकुलेट करेंगे? और इसको भी ज़रा देखिए कि अगर आपने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में इंसर्ट करना हो तो ये भी पॉसिबल है। वेक्टर की स्पेसिफिक लोकेशंस को इंसर्ट करना हो तो ये भी आप कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए कर दूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।